क्या है? ठीक है, तो मेन पॉइंट बता दूंगा। कहाँ तक पहुंचे थे? द न्यू नवाब, यहाँ तक हो गया था। बाद हो गया, ये तो हो गया भाई। चलिए, यहाँ तक पैरा हो गया था। तीसरी लेडीज के बारे में आपने जान लिया। दो थे ही, एक रानी लक्ष्मीबाई, एक हजरत महल, और तीसरी आपको मिल गई अवंतीबाई लोधी। क्लियर? नेक्स्ट पैरा देखिए। द ब्रिटिश वेयर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाई द रिबल फोर्सेस। ब्रिटिश ने क्या किया? इन रेबेलियंस को समाप्त करने के लिए अपने बहुत सारे बटालियंस को ब्रिटेन से बुलाया। ठीक, आउट नंबर मींस जिसको काउंट ना भी किया जा सके, इतनी ज्यादा बटालियन ब्रिटेन से आई थी। क्लियर? दे वेयर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स। लो भाई, इन्होंने क्या किया? इंडिया में हो रहे रेवोल्यूशन को हर एक फील्ड में जाकर उन्हें क्या किया? डिफीट किया, हराया है हर एक बटालियंस को। आपको मैं बताया था, इंडियंस बटालियंस को हारने के पीछे तीन सबसे बड़े रीजन। पहला, हमारे जो वेपन्स थे वो वेपन्स उतने स्ट्रांग नहीं थे जितने ब्रिटेन के थे। हम अब भी वही राइफल्स यूज करते थे और वो अच्छा खासे तोप का भी यूज करने लगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। अगर एक हारता तो दूसरे को पता चल जाता वो हार रहा है, तब वो आ जाता उसका हेल्प करने। आपको पता होना चाहिए, महारानी लक्ष्मीबाई को मारने वाला हिरोज नहीं था, उसको मारने वाले जनरल कैंपबेल थे, जो इलाहाबाद को ब्रिटिश एम्पायर को लीड कर रहे थे। क्लियर? इसने हिरोज जब मतलब रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया तो हिरोज ने उनकी बड़ी तारीफ लिखी। रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ लिखा है हिरोज ने। आज जो हम महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में अच्छी चीजें जानते हैं, ये उस अंग्रेज हिरोज का ही देन है, जिस हिरोज ने खुद रानी लक्ष्मीबाई को मारा था। उसने जब अपनी पुस्तक लिखनी स्टार्ट की तो ऊपर ही उसने लिखा कि इस वार में पता नहीं कितने मैंस हमसे लड़ रहे थे, कितने, हिंदी में वर्ड दिया है कि कितने मर्द लड़ रहे थे, लेकिन उन मर्दों में अगर कोई सबसे बड़ी मर्दानी थी तो वो झांसी वाली रानी थी। मैं तो उसके हाथों मारा ही जाता अगर सही समय पे उस कैंपेबल का फेंका हुआ भाला उनके बेटे के बैक से रानी लक्ष्मीबाई के स्टमक से बाहर नहीं निकल गया। क्लियर? उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरा हेल्प करने वाला कोई और जनरल कैंपेबल था, अगर वो नहीं आता तो शायद मैं महारानी के हाथों मारा जाता। तो याद रखिए, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। पहला, आर्म्स स्ट्रांग थे, दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा वो माइंडेड थे, दिमाग से काम करते थे। और हम उतने माइंडेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारा साथ पढ़े लिखे लोगों ने दिया है इन्हें। क्लियर वन? तो 3 पॉइंट याद रखिएगा। इसमें दिया है कि नहीं दिया मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा तो नहीं हूं, लेकिन ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ूं। This convinced the people that the rule of British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the revolution. उन्होंने क्या किया? जो ब्रिटिश रूल है ये आपके लिए अच्छा है। ब्रिटिश रूल अच्छा इसलिए है क्योंकि हम आपके साथ मॉडर्नाइज चीजें लाए हैं, इसीलिए आप रिबेलियंस का साथ मत दीजिए, बल्कि उनके साथ देने से हट जाइए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमारा रूल्स रहना आप सभी के लिए अच्छा होगा। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा अपनाया है ब्रिटिश रूलर्स ने। क्लियर? A situation of widespread popular revolution developed in the region of अवध in particular। याद रखिए, अवध में ये रेवोल्यूशन अच्छे खासे क्षेत्र पे फैला था। आपको पता होना चाहिए, जितना बड़ा रोल महारानी लक्ष्मीबाई ने दिया है उतना ही बड़ा रोल बेगम हजरत महल का भी है। क्लियर? रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को अपने बैक पे बांध के वार किया है, तो बेगम हजरत महल ने भी वही किया है। अंतर बस इतना था कि रानी लक्ष्मीबाई जब हारने लगी तो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध मैदान छोड़कर गई नहीं और लड़ती रही। बेगम हजरत महल यहां थोड़ा चूक गई। जब उन्हें लगा कि वो हार जाएंगी तो वो अपने बेटे को लेकर युद्ध मैदान से भाग गई और गई है सीधे नेपाल में जाकर रुकी। क्लियर? हाँ, नेपाल चली गई थी बेगम हजरत तो अपने बेटे को लेकर। ठीक है? अफसोस की बात है, जिस बेटे को बचाकर आप युद्ध मैदान से बाहर ले गई, 4 महीने बाद वही बेटा
मर गया और उसके दुख में बेगम हजरत महल उसी नेपाल में ही मर गई। क्लियर। लेकिन इससे नेपाल को बड़ा फायदा हुआ। फायदा इसलिए हुआ क्योंकि बेगम हजरत महल जिस कुटिया में रहती थी, जिस चारपाई पे वो सोती थी, उसको नेपाल ने अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस बना दिया। क्लियर। अब कोई टूरिस्ट जाता है तो नेपाली पकड़ के आओ आओ देखो यही अवध की महारानी इसी चारपाई पे सोती थी। क्लियर। शुक्र है खटमल नहीं बोलता ये खटमल महारानी लगती उनका खून चूसता था। ठीक है, तो उसको उन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना दिया। नेपाल को तो फायदा हुआ और बेगम हजरत महल के लिए यही थोड़ा निगेटिव पॉइंट हो गया, इसीलिए उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो महारानी लक्ष्मीबाई को मिली। क्लियर। कोई समस्या? On 6 अगस्त 1857, 6 अगस्त 1857 को we find a telegram sent by Lieutenant Colonial Taylor to his commander in chief expressing the fear felt by the British। आप देखिए एक पत्र जिसमें ब्रिटिश ने अपने कमांडर को एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उस कमांडर का डर साफ दिखता है। यानी स्टार्टिंग में हमारे रेवोल्यूशनरी जो थे वो हावी थे और उस लेटर में आप देख सकते हैं ब्रिटिश के डर को। क्लियर। देख लो भाई लेटर क्या है, पढ़ो कोई। ये क्या लेटर नीचे लिखा है, लेटर का कुछ पॉइंट। पलक जी थोड़ा पढ़िए आवर मेन से, ये लेटर का पॉइंट लिखा है भाई। हाँ, मेरे आदमी जो उनसे लड़ रहे हैं लेकिन वो सामने वाले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनके बजाय हमारी सेना ही धीरे धीरे खत्म हो रही है। आगे। हाँ, सबसे बड़ी बात हमारे सबसे अच्छे हथियार जमींदार थे, लेकिन जमींदार को तो छोड़िए, जो गांव के लोग भी हैं वो भी अच्छा खासा वेपन्स हमारे सामने उठा लिए हैं। क्लियर। नेक्स्ट। बहुत सारे नए लीडर सामने आ रहे हैं। अरे वाह, नाम दिया है अहमदुल्लाह ए मौलवी फ्रॉम फैजाबाद। याद रखिएगा कहां के हैं ये, फैजाबाद को, लेकिन लीड अलीगढ़ से किए हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक। आगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश रूल है उसका अंतिम समय आ गया, क्योंकि अब हम उनसे राज नहीं छीनेंगे बल्कि उनको ही भारत में खत्म कर देंगे। क्लियर। रुकिए, नेक्स्ट। पड़ोसी बोलो बाबू। कहां थे, सोए थे क्या? लास्ट पैरा में दूसरी लाइन। अरे यार चौथी लाइन है ना, ही काट। हाँ हाँ आराम से पढ़ो, समझाना नहीं है क्या? He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporter। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने लोग सपोर्ट करेंगे इस रेवोल्यूशनरी का, और निश्चित तौर पे ये ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट। पढ़ो। अरे यार कहाँ है? He came to लखनऊ to fight the British। वो लखनऊ से आए हैं और ब्रिटिश से फाइट कर रहे हैं। अब पड़ोसी को पढ़ने दो। In Delhi, a large number of Gazis or villages warriors came together to wipe out the white people। हाँ, अरे यार एक ही लाइन पढ़ो, समझाना भी है। मौलवी अहमदुल्लाह जी अपने साथ कई सारे गाजीज को लेकर आए हैं और उनके गाजी क्या कर रहे हैं? व्हाइट पीपल को समाप्त कर रहे हैं। यही पूछने जा रहा था, गाजी किसे कहते हैं? मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ा है ना, कौन सा इंपरर है जो खुद को गाजी कहता था? मेडाइवल हिस्ट्री में बताया गया होगा भाई। गाजी खुद को कहने वाला लीडर कौन था? इंपरर। वो गाजी मलिक उसका नाम था। गाजी कहने वाला कौन है? याद रखिएगा, औरंगजेब। गाजी मीन्स व्हाट? गाजी किसको कहते थे?
माउंटन रूल को इस्टेब्लिश किया जाए, यानी हर एक को हटाया जाए और माउंटन जो रूल और रेगुलेशन है जो उनका शरीयत कहता है उसी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाए। ऐसा कहने वाले एम्परर को हम गाजी कहते हैं। क्लियर? शरीयत क्या होता है? शरीयत कुरान का एक चैप्टर है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है। छापो जल्दी करो। अरे नहीं यार, अपने नॉलेज के लिए जाने रहो और क्या। बाई चांस कभी पूछ लिया व्हाट इज शरीयत तो कहोगे मशरा पढ़ाया ही नहीं। छाप लिया, आगे बढ़ो। Bhagat Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force fighter who came to Delhi. हाँ, भक्त खान कौन था? ये बरेली से लीड किया और हर उस सोल्जर्स का लीडर बना जो दिल्ली से उसके पास आ रहे थे। खुद को सेनापति बना लिया था। क्या? राजा कुंवर सिंह, बिहार और 12 महल के हैं, बिहार के जगदीशपुर। ये जो आपका कौन सा एरिया है, ये कौन सा हमारा पड़ोसी एरिया है बिहार का? छपरा। छपरा के पहले जगदीशपुर उसका नाम था, उसी के लीडर थे राजा कुंवर सिंह, अमर सिंह, दोनों भाई थे। आगे बढ़ो। He became a key military leader of the rebellion. क्लियर है? रेवोल्यूशन का ये क्या था? की एकदम सबसे बड़ी मिलिट्री लीडर चाबी थी। क्लियर? मतलब सबसे बड़ा नाम था ये। In Bihar, an old zamindar Kuwar Singh joined the rebel support and battled with the British for many months. आगे पे पढ़ लो। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम Fighters from across the land joined the fight. क्लियर? बिहार के जमींदार थे राजा कुंवर सिंह, यही जमींदार भी थे और राजा भी थे। बिहार से इन्होंने लीड किया अपने रेवोल्यूशन को इन ब्रिटिश के अगेंस्ट में। लेकिन आपको पता होना चाहिए वार करते हुए बीच में ही राजा कुंवर सिंह मारे गए। क्लियर? एक सैनिक दौड़ता हुआ गया, उसने राजा अमर सिंह से कहा, अमर सिंह जी आपको पता है आपके बड़े भाई युद्ध मैदान में मारे गए हैं। सगे भाई थे, रियल ब्रदर थे। अमर सिंह ने कहा भैया मारे गए? उस सैनिक ने कहा हाँ मारे गए। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मारे गए तो कोई बात नहीं, पहले ये बताओ क्या अंग्रेज मेरे लैंड पे अपना पैर रख चुके हैं कि नहीं? सैनिक ने कहा अरे महल में एकदम वो लैंड पे पैर रख चुके हैं, अंदर आ रहे हैं। उसने कहा भाई को वहीं पड़े रहने दो, पहले मैं इन अंग्रेजों को यहां से भगाऊंगा, क्योंकि मां लैंड की रक्षा करना मेरे लिए पहली जरूरत है। क्लियर? अफसोस की बात है अमर सिंह जी, आपको खुद नहीं पता कि 4 दिन बाद आप भी वहीं जाएंगे। क्लियर? मतलब देखो, अपने भाई को छोड़कर, जो भाई वहां मरा पड़ा है, हो सकता है 2 दिन में सड़ जाए, क्या हो जाए, उसको छोड़कर ये अपने लैंड की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को अपने लैंड से दूर भगाना चाह रहे हैं। ये होता है अपने लैंड के प्रति समर्पण। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन पूछ लो भाई। क्लियर? सब समझ में आ गया? बाप रे, इतना तो मैं नहीं समझता था। या एक तरह से राजा ही था समझिए, जमींदार भी, बहुत छोटे राजा, पावर मिला था उनको भी। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए पढ़िए बाबू, ओ मास्क वाले बाबू। पढ़ो। कहाँ है? द कंपनी फाइट्स बैक। कंपनी ने फिर से फाइट बैक किया। शुरू में जरूर हार रहे थे, लेकिन वो क्या किए? फाइट बैक किए, क्योंकि आपके सामने उनकी आर्मी बहुत ही स्ट्रांग है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। पढ़ो। अनर्ड है, भूकंप जिसको बोलते हो, अनएबल। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विथ ऑल इट्स माइट। रिप्रेस द रिवॉल्ट विथ ऑल इट्स माइट। कंपनी ने अब डिसाइड कर लिया कि ये लड़ाई आर पार की है और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इस रेवोल्यूशन को खत्म करने में। यानी वो फाइट बैक किए हैं, दोबारा वो लड़ाई लड़े हैं। क्लियर? रहन दो, बड़ा स्लो पढ़ रहे हो। पढ़िए जी, आप पढ़िए जी। तेज पढ़ता है ये तो, देखने से थोड़ा आवाज इसकी उतनी तेज होगी नहीं मुझे लग रहा है। सुना बाबू। It brought कहाँ गया?
अभी इट ब्रॉट वाला बताओ। इट ब्रॉट रेनिफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से अपनी आर्मी को बुलाना स्टार्ट कर दिया। पास न्यू लॉ, एक नया लॉ लाया, सो दैट द रिबल्स कुड बी कन्विक्ट विथ ईज एंड देम मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, कि एक एक करके हर एक सेंटर में रेवोल्यूशन को खत्म करेंगे और अंतिम बारी रहेगी दिल्ली यानी भारत के सेंटर की, और वहां खत्म करेंगे हम अंतिम रेवोल्यूशन। क्लियर बाबू छोटू? इधर पढ़ो। हाँ, दिल्ली को फिर से उन्होंने रिकैप्चर किया है सितंबर 1857 में। डेट याद रखना। आगे हाँ, जीवन भर बहादुर शाह जफर को कोर्ट में लाया गया, उन्हें आजीवन सजा दे दी गई। अक्टूबर 1858 में उनके और उनके वाइफ को कहाँ भेज दिया गया? रंगून में। बहादुर शाह जफर की 11 वाइफ थी, ध्यान में रखिएगा। मैंने एक को बताया था गोली मार दी गई है, मैं सोचना कि सब दोबारा पैदा हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अरे इसमें आश्चर्य क्या है। शाहजहां की भी तो ऐसी 4-5 रही होंगी, ऐसे ही रहते थे पहले माउंटेन्स में। आगे बढ़िए। हाँ, मैं 1862 बताया था, लेकिन इसमें मंथ में दे दिया है। नवंबर 1862 में वहीं के जेल में बहादुर शाह जफर, उनसे पहले उनकी वाइफ चली गई थी 1861 में। जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, पड़ोसी। मतलब दिल्ली को कैप्चर कर लेने का ये मतलब कि रेवोल्यूशन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दिल्ली से बाहर भी बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहां भी अभी भी रेवोल्यूशन चल रहा था। साउथ इंडिया में कुछ नहीं गया, यही तो रीजन है हम फ्रीडम फाइट क्यों नहीं मानते, क्योंकि पूरा आधा साउथ इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और जब तक इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो कहाँ फ्रीडम फाइट हुआ। साउथ इंडिया के एक भी राष्ट्र नहीं थे, और सबसे बड़ी बात वहाँ सब राजा आ जाते हैं, मराठे वराठे होलकर वगैरह सिंधिया यही सब थे, एक ने भी साथ नहीं दिया हमारा। ठीक, नेक्स्ट। क्लियर है? पीपल क्या कर रहे थे, अभी भी लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिश से। दिल्ली जीत लिए, इसके बावजूद उन्होंने अपनी लड़ाई खत्म नहीं की। हाँ, ब्रिटिश को इस पॉपुलर रेवोल्यूशन को खत्म करने में लगभग 2 साल लग गए, यानी 1857 से लेकर 1859 तक। पीछे याद रखिएगा, लखनऊ को कब टेक किया गया? मार्च 1858 में। एक क्वेश्चन बनता है, दिल्ली कैप्चर, झांसी कैप्चर, लखनऊ कैप्चर, 3 में से एक बनेगा। ठीक है, पेपर आउट हो गया। क्लियर है? सिंपल लाइन। आगे क्लियर। स्टार्टिंग में क्या हुआ, उनको भी जीत नसीब, अवंतीबाई भी जीत रही थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और उनको ब्रिटिश ने चारों तरफ से घेर करके उन्हें भी मार दिया। एम्ब्रेस डेथ मीन्स क्या होता है? एम्ब्रेस मीन्स क्या बोली? हाँ, मतलब उन्हें बेइज्जत करके महल से निकाल कर उन्हें मारा गया था, याद रखिए। आगे हाँ, यहाँ से भी तात्या टोपे क्या किए, भाग निकले और भाग के गए जंगल में। जंगल में पता चला ट्राइबल को पकड़ लिए, ट्राइबल्सों के साथ वो गुरिल्ला वार शुरू किए थे, यानी गुरिल्ला वार लड़ रहे थे, इसलिए कैनिंग इनसे बड़ा परेशान हुआ था। ठीक है, रुको। गुरिल्ला वार क्या होता है? गुरिल्ला वार किसको कहते हैं? कोई नहीं, अरे गुरिल्ला वार पढ़े ही नहीं हो। ना, थोड़ा मिस हो गया। गुरिल्ला वार किसने स्टार्ट किया? गुरिल्ला वार उससे पहले ही था। गुरिल्ला वार किसने स्टार्ट किया? याद रखिए, गुरिल्ला वार स्टार्ट किया है महाराणा प्रताप ने नॉर्थ इंडिया में
साउथ इंडिया में स्टार्ट किया है शिवाजी राव भोसले ने। बड़ा नाम, क्या मेडाइवल हिस्ट्री तुम लोग पढ़े हो यार, कुछ पढ़े ही नहीं हो। अरे रुक जा, गुरिल्ला वार होता क्या है? कुछ नहीं, दिन भर जंगल में छुपे रहो और रात को छावनी पे अटैक करके छावनी को समाप्त, सुबह होने से पहले फिर से जंगल में भाग जाओ, पेड़ों ओड़ों पे छिपे रहो। किसी आर्मी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो जंगल में एंट्री कर पाए, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं किस पेड़ पे बैठा है शिवाजी राव, किस पेड़ पे बैठा है महाराणा प्रताप। यही होता है गुरिल्ला वार। महाराणा प्रताप ने ऐसा करके परेशान किया है अकबर को, वहीं शिवाजी ने ऐसा करके परेशान किया है आपके औरंगजेब को। गुरिल्ला ऐसे ही लड़ाई लड़ता है, गुरिल्ला कभी सामने से वार नहीं करता, छिप कर अंधेरे में वार करता है। क्या हुआ? हाँ पकड़ लेता है, फिर भाग जाते हैं। जाए दो, मेडाइवल हिस्ट्री है, मैं कहीं का पढ़ा हूँ, आगे बढ़ो। कहाँ हो भाई? समझ में आ गया ना, ये तो इजी है। चलो आगे बढ़ो। ही वॉज कैप्चर्ड, वो पकड़े गए एंड ट्राई टू किल्ड इन अप्रैल 1859। ये डेट मैंने पहले ही बता दिया था, अप्रैल 1859 में वो क्या हुए? मारे गए। डेट किसी का क्लियर नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं भी डेट बताया नहीं। रुको पड़ोसी, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तुम नेता हो? क्या पढ़ा समझ में नहीं आया, रहने दो। जस्ट एज विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश, स्टार्टिंग में ब्रिटिश के खिलाफ हमें मिले विक्ट्री, हैड एल्डियल इनकरेज रेवोल्यूशन, निश्चित तौर पर रेवोल्यूशन को क्या किया? इनकरेज किया। जैसे जैसे हम जीत रहे थे, हमें लग रहा था जीत जाएंगे, तो कई लोग पार्टिसिपेट करने लगे। द डिफीट ऑफ रिबल फोर्सेस, लेकिन जैसे जैसे आपके रेवोल्यूशन हारने लगे, इनकरेज डिटर्टे, जो आपका इनकरेज वाला फीलिंग था वो धीरे धीरे डिस्टर्टेशन हो गया, यानी खत्म होने लगा। डिसर्टन मीन्स होता है फिनिश होना, समाप्त हो जाना, डिसर्टन। ठीक बाबू, बुक कहाँ है? अच्छा लिख रहे हो, आगे बढ़ो। चलो पढ़ो पड़ोसी। कहाँ है? The British also tried their best to win back the loyalty of the people. ब्रिटिश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि बात अब उनके लॉयल्टी की थी, सम्मान की थी। अगर वो हार जाते तो रेपुटेशन गिर जाता ब्रिटेन का, और उनके साथ कई सारे देश स्वतंत्र हो जाते। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस टाइम यानी 1857 में अमेरिका सहित पूरे 63 कंट्री ऐसे थे जो गुलाम थे यूनाइटेड किंगडम के। याद रखेगा, 63 देश का राजा था ब्रिटेन। इंडिया कहाँ का गुलाम? इंडिया हम लोग महात्मा गांधी वाले हैं भाई। आगे बढ़ो। चलो शारिक जी। हाँ, लैंड होल्डर से हमें सपोर्ट नहीं किया था, लैंड होल्डर्स ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। इसीलिए जिस दिन ब्रिटिशर्स जीते, उन्होंने लैंड ओनर्स को अवार्ड दिया और उन्हें अच्छा खासा लैंड दिया। सच यही कहा, कैनिंग ने बिल्कुल सही कहा कि जीता हम उनसे हैं जो हमसे ही लड़ रहे थे, उन्हीं के साथ। ये बहुत सही बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे जो हमारे एकदम फेवर में थे ही नहीं, और वो ब्रिटिश का साथ देकर हमें बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। आगे। हाँ, जिन लोगों ने व्हाइट पीपल को नहीं मारा, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें रिस्पेक्ट दिया गया। सेफ, वो सेफ थे, एंड देयर राइट एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, और उनके लैंड को या किसी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाया नहीं गया। नेक्स्ट एक लाइन और बचा ना। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपाही रिबल्स क्लियर है, कई सारे राजा महाराजा हैंग हो गए, मारे गए। आफ्टर मत कुछ पढ़िए, उसके बाद क्या आया? आफ्टर मीन्स व्हाट? सिंपल समझो, रिजल्ट, यानी रेवोल्यूशन का रिजल्ट हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर मत, इसके बाद क्या हुआ? पढ़ो। और कौन बचा? पीछे वाले बाबू लाउड, थोड़ा लाउडली बोलना। आफ्टर मत पढ़िए, खत्म हो गया चैप्टर, बचा है कुछ?
बस खत्म हो गया, जल्दी जल्दी पढ़ दो, खत्म कर दूं 5 मिनट में। The British had taken control of the country by the Easy है। 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies and पॉलिसीज एंड मोर। 1857 का रेवोल्यूशन खत्म हो गया 1859 में, लेकिन दिल्ली 1858 में खत्म हुआ, और दिल्ली हारने का मतलब है इंडिया का हारना। इसीलिए 1858 में ही ब्रिटिश ने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है इंडिया में। आइए देखते हैं उस पॉलिसी में कौन कौन से पॉइंट थे। तो याद रखिएगा ये 1858 का एक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट पूछता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 1858 एक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 1857 रेवोल्यूशन, राइट ए शॉर्ट नोट। 1857 के रेवोल्यूशन के बाद कौन सा एक्ट आया, उसमें कौन कौन से पॉइंट थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मुझे पेपर बनाना हुआ तो मैं डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही दे दूंगा। इंप्लीमेंट किया गया 1858 में, एक्ट आया और 1859 में उसे लागू किया गया। एक्ट आया कब, ये ध्यान में रखना, वहीं से क्वेश्चंस बनता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बाबू, और पढ़ो, तुम्हारी आवाज थोड़ी अच्छी है। कौन पढ़ रहा था? अच्छा ये पढ़ रहा है, फिर से बोलना पहला पॉइंट। ठीक है, ये तो क्लियर लाइन है, पढ़िए पहला पॉइंट। The power of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible member of the British Cabinet was appointed the Secretary of the State for India and पूरा बुक ही पढ़ ले रहे हैं क्या? अरे फुल स्टॉप पे रुको, थोड़ा समझाना नहीं है क्या? रुको, रहने दो। देखिए जी, रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, 1858 का एक्ट लाया गया। महारानी ने पूछा था कभी कैनिंग से, कैनिंग इतने बड़े रेवोल्यूशन होने के पीछे रीजन क्या है? कैनिंग ने तो वो माउंटेन वाला बताया ही था, उसके साथ कैनिंग ने कहा इतने बड़े रेवोल्यूशन के पीछे होने का रीजन ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरह करप्ट हो चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी या आईसी जिसका भारत में राज चलता था, वो पूरी तरह करप्ट हो चुकी है। पैसा कमाने के साथ साथ अब वो लोगों के घर में झांकती है, और ये अच्छी बात नहीं है। महारानी ने कहा अगर ये ऐसी बात है तो मैं 1858 का एक्ट भेज रही हूं, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर को खत्म करती हूं, और आज के बाद इंडिया को मैं लीड करूंगी, यानी ब्रिटिश क्राउन अब लीड करेगा इंडिया को। क्लियर? यही कहने का मतलब है उसका। ठीक, बाकी क्या पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन यही कहा गया। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ो, थोड़ा रुक रुक के पढ़ो। रुको, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने क्या किया, भारत सचिव नामक एक पोस्ट जनरेट किया। भारत सेक्रेटरी, जो इंडियन सेक्रेटरी होते हैं भारत सचिव, वो एक पोस्ट जनरेट किया गया। किस एक्ट के तहत? 1858 एक्ट के तहत। क्लियर? वो सारा इंफॉर्मेशन लेगा कि क्या हो रहा है इंडिया में, कौन से स्टेट में गवर्नर अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, उस स्टेट में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं, और वो भारत सचिव सीधे महारानी को पूरा रिपोर्ट अपना देगा। क्लियर? नेक्स्ट, क्लियर है? वही भी हमने पॉइंट बताया। आगे बढ़ो, आगे रुको, पड़ोसी पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ना, ये रुक जा रहे हैं तो मैं ही पढ़ा दे रहा हूं। He was given a council to advise him, उसके लिए एक काउंसिल बनाई गई कि भैया आपके हेल्प करने के लिए ये काउंसिल रहेगी। उसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल। यानी इंडियन काउंसिल का हेड कौन है? तो याद रखिएगा इंडियन सेक्रेटरी, जिसे आप भारत सचिव कहते हैं। क्लियर? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय, जिसे आप गवर्नर जनरल कहते हैं, अब उसे एक नया टाइटल दिया गया, और टाइटल क्या रहा? वायसराय का। याद रखिएगा, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय वो भी लॉर्ड कैनिंग। याद रहेगा पॉइंट? पूछता है क्वेश्चन। दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, यानी अब क्या करेगा वायसराय? वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसका? महारानी का। दो दीज मेजर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया, यानी अब इंडिया में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सीधे निर्धारण करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, ना कि EIC। क्लियर? बस रहने देते हैं, थक जाओगे।
5 पॉइंट और है, चाहो तो खुद तो पढ़ सकते हो, लेकिन तुम लोग इतने अच्छे तो हो नहीं कि अपने से पढ़ लो, इसलिए नेक्स्ट थर्सडे को मैं बाकी बचे 5 पॉइंट आपको समझा दूंगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया? 1857 के बाद क्या किया गया? एक्ट लाया गया। एक्ट के अकॉर्डिंग ईआईसी के पावर को खत्म, क्राउन ने पावर अपने हाथ में लिया। इंडियन सेक्रेटरी बनाया गया जो सीधे इन्फॉर्म करेगा क्राउन को। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल अब सीधे बन गया वायसराय, और वो वायसराय रिप्रेजेंटेटर है ब्रिटिश क्राउन का, यानी सचिव और वायसराय दोनों रिप्रेजेंटेटर एक तरह से क्वीन का। क्लियर? यही पहला पॉइंट है। कोई कंफ्यूजन पूछ लो। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव था वायसराय। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग तो बोला तो नहीं, उस वाली ईआईसी का हेड था। ईआईसी का राज ही था। इंडिया में क्राउन या पार्लियामेंट का राज नहीं रहा है। इंडिया में 1600 से लेकर 1858 तक केवल और केवल